ओके गर्ल्स, सो हमारा जो हिस्टोग्राम है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। ये जो डाटा इस वक्त मौजूद है ये आपका वो वाला डाटा नहीं है। ये मैंने दूसरी बुक से लिया था, तो इसका जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं आप लोगों को इसी डाटा के ऊपर हिस्टोग्राम बनाना बताती हूँ कि हम हिस्टोग्राम किस तरीके से बना सकते हैं। ये आपका डाटा था जो कि 60 एप्रिल्स का डाटा जिसके ऊपर आपने काम किया है। यहाँ पर आप देखें तो आपकी क्लास बाउंड्रीज हैं, ठीक है। और क्लास बाउंड्रीज के साथ ही हमने हिस्टोग्राम में भी काम करना है। अलोंग एक्स एक्सेस जो है वो आपकी क्लास बाउंड्रीज आएंगी और अलोंग वाई एक्सेस जो है वो आपकी जो मिड है पॉइंट, सॉरी फ्रीक्वेंसीज आएंगी, ठीक है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आप लोगों की जो इंटरवल चल रहा है वो आपका चल रहा है 64.5 से 84.5 तक और 84.5 से 104.5 तक। तो अगेन 2020 का इंटरवल चल रहा है, तो उसी तरीके से मैं 1 बिग स्क्वायर को इक्वल टू 20 यूनिट्स लूंगी, ठीक है। और हमारी जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम जा रही है वो कितनी जा रही है, हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 17, ठीक है। सो 17 तक मुझे अपना स्केल जो है वो वाई एक्सेस पे लेके जाना है, ठीक है। सो आप इसको उसी तरीके से यहाँ पे आप स्केल ब्रेक कर लें शुरू में, और फिर उसके बाद आप 64.5 क्लास बाउंड्रीज लेनी है लॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। 64.5, फिर आप 84.5 इस तरीके से यहाँ पे, और फिर उसके बाद 104.5 1 बिग स्क्वायर को ले लें, और फिर उसके बाद इसी तरीके से सारे आपके जितने भी हैं 124.5 सारे आपने, और लॉन्ग बाइक से 17 तक जाना है। तो आपके पास अच्छा बड़ा स्केल मौजूद है, यानी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं चाहिए, मुझे 17 तक चाहिए। सो आप इस तरह कर सकते हैं, या तो 1 बिग स्क्वायर को 5 के इक्वल ले सकते हैं। अगर आप 1 बिग स्क्वायर को 5 लेंगे तो सेकंड बिग स्क्वायर पे 10 आ जाएगा, थर्ड बिग स्क्वायर पे आपके पास 15 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा 1 बिग स्क्वायर, उसके ऊपर आप 20 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 2 स्मॉल स्क्वायर्स हैं वो आपको 1 को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है कि 64.5 जो आपकी रेंज आई थी पहली वाली इसके अंदर अगर आप देखें तो 64.5 से 84.5 के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है आपकी 9, और अगली आपकी 10 है। सो आपने क्या करना है कि आपने रेक्टेंगल्स जो है वो ड्रॉ करने हैं 64.5 से लेकर 84.5, 9 तक आप अपनी हाइट लेकर जाएंगे और पूरा बॉक्स बनाएंगे रेक्टेंगल, और यहाँ पर लाके इसको एंड कर देंगे, और यहाँ पर एंड होगा। फिर उसके बाद 84.5 से लेकर अगली फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो मुझे याद नहीं आ रहा कितनी है, बहरहाल जितनी भी, लेट सपोज अगर आपके पास 12 है तो आप इसको 12 तक लेके जाएंगे और आप इसकी प्लॉटिंग कर देंगे इस तरीके से, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। उससे अगली अगर आपकी लेट सपोज 15 है, 17 है, जो भी है, आपने इस तरीके से इसको रेक्टेंगल्स को बनाते चले जाना है, दे आर द एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, ठीक है। और ये आपका हिस्टोग्राम जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन, ये इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एक ग्राफ आपके लिए बना हुआ भी है, हम देख लेते हैं। ये एक और डाटा है, ये डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। जी, ये डाटा मैं आप लोगों के साथ, जो ओरिजिनल डाटा है ये आपके पास मैं आपको शेयर कर दूंगी। इसमें 140, ये जो आपके पास है ना, ये जो 144.5 है, ये मिड पॉइंट्स आपके लिए हैं। आप क्लास बाउंड्रीज भी ले सकते हैं और मिड पॉइंट्स के अबाउट भी ले सकते हैं। क्लास बाउंड्रीज के साथ काम करना लॉन्ग एक्स एक्सिस जरा इजी होता है, क्योंकि आपको रेंज पता चल जाती है कि अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बॉक्स बनाना है, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपका रेंज है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये जो इस वक्त यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपके मिड पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। ये मिड पॉइंट्स के साथ ये मिड पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। तो आप क्लास बाउंड्रीज बनाने के बाद आप कर सकते हैं कि आप मिड पॉइंट्स भी सेंटर में मेंशन कर दें कि इनके क्या हैं, और वो बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करेगा आपका। ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये अपर क्लास बाउंड्री है, और ये सेंटर में मिड होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो ये हिस्टोग्राम्स जो है वो आपके जनरेट हो जाएंगे। जी बताएं, हिस्टोग्राम मुश्किल है, क्लियर हो गया? नो मैम, यस मैम। ओके। उसके बाद आपके पास है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए ये जो आपके पास अभी मैंने करवाई थी वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी, और अब जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ वो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ही बनेगी,
और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। जो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है ऑलरेडी, जो आप वेट्स के साथ काम कर रहे हैं, इससे पहले आपने क्या करना है कि हर फ्रीक्वेंसी को जब आप टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिवाइड कर देते हैं तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। बस सिंपल। हर फ्रीक्वेंसी को, जैसे आपका 120 स्टूडेंट्स 120 का डाटा है, ठीक है, ये एक डाटा था 110 से लेकर 119 तक फ्रीक्वेंसी 1 थी, 120 से लेकर 129 तक 4 थी। मेरे ख्याल में ये हिस्टोग्राम वाला ही डाटा है आपका, ये वाला जो मैंने कहीं और से उठाया हुआ है जी, यही वाला डाटा है, ठीक है। इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी जो थी 120 है। तो आपने क्या किया कि हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को 120 के ऊपर क्या कर दिया, डिवाइड। आप इसको पॉइंट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप ये जो आपके पास डेसिमल वैल्यू आ रही है डिवाइड करने के बाद, उसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमेशा याद रखें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल जो होता है वो 1 आता है, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा 1 होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो मैं अगर इसको पॉइंट्स में ना लेके जाऊं तो डेफिनेटली ये जो ऊपर वाला जो टोटल है 1 + 4 + 17 + 28 25, ये सारे जब मैं सम अप करूंगी तो ये 120/120 बन जाएगा, और आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 1। इसी तरीके से अगर आप इन डेसिमल्स को भी प्लस करेंगे तो ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली, अगर राउंडिंग ऑफ एरर थोड़ा बहुत आ गया होगा इसके अंदर, तो ये भी आपका 1 को ही अप्रोच करेगा। और अगर आप इसको परसेंटेज में लेके जाएंगे तो इसका जो टोटल होगा वो कितना होगा आपका, 100%, ठीक है। सो अगर आप लेके जाएंगे डेसिमल्स में या फ्रैक्शन में रहने देंगे तो ये 1 के इक्वल होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और अगर आप परसेंटेज में लेके जाएंगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 होगा। सो यहाँ पर भी आपके पास जो डाटा मौजूद था, इसके ऊपर भी अगर आप काम करें तो ये आपके पास ये डाटा मौजूद है। मैं अगर आपको यहाँ कहती हूँ कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जनरेट करें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें, तो अगला कॉलम आप अपना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनाएंगे और क्या करेंगे कि हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को, टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी है 60, उसके ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो कितना आएगा, कितना होता है जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल, 1। ठीक है। सो दिस इज योर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मुश्किल नहीं है, ठीक है, आसान है। उसके बाद आप लोगों के पास देखें आ गया, अब क्या आ गया, रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब पिछला क्या था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेटिव था। अब किसका रिलेटिव निकालना है, क्यूमुलेटिव का। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेटिव निकालना है। तो अगेन जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन टाइप और मोर देन टाइप बताई है, अगर मैं यहीं पर मैं कह दूं आप लोगों को कि रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपने जनरेट करनी है, तो अगला कॉलम आप किसका जनरेट करेंगे, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और आप क्या करेंगे कि हर क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल के ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। हर क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको अब आप जो है वो टोटल पे डिवाइड करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये अगर आप इसको पॉइंट्स में लेके जाना चाहें तो आप पॉइंट्स में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई के परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 0% से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये किससे स्टार्ट होगा, देखिए आप इंक्रीज कर रहा है ना ये, ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट ही आता जाएगा। ये 0% से स्टार्ट होगा, 0, फिर उसके बाद इंक्रीज होते होते एट द एंड कितना परसेंट हो जाएगा ये, क्योंकि जब लास्ट में आएगा तो 60/60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100%। 100%, ठीक है। सो ये आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो कि आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। इसी तरीके से आप मॉडर्न टाइप का भी कर सकते हैं, ये 100% से स्टार्ट होगा और एंड होगा 0%, ठीक है। सो ये आपकी जो है वो कम्युलेटिव बन गई है। ये देखें, ये वाला, ये पिछला डाटा है आपका, जो ये वाला डाटा नहीं है, ये 120 वाला फ्रीक्वेंसी का डाटा है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ अभी ग्रुप में। तो ये देखिए ये 0% से स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है, 4 पे आया 18, 41, 62, 77, 88, 93, 97, 99 और एट द एंड 100%। और अगर आप फ्रैक्शन में लेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा और इंक्रीज होते होते ये कहां पर एंड होगा, 1 पर जाके, 1। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है
स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। सो ये सारे के सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब जो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है बेसिकली ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ही एक समझ लें रिप्रेजेंटेशन है, जिसको डिस्प्ले है, जिसको हम स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले कहते हैं। बहुत आसान है ये भी टेक्निक। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और अपने नंबर के एक हिस्से को हम स्टेम कह देते हैं और दूसरे एक हिस्से को हम लीफ कह देते हैं। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है आपके पास नंबर्स मौजूद हैं। लेट मी टेक सम नंबर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 243 मौजूद है, एक नंबर, ठीक है। अगर ये 3 डिजिट का डाटा है तो इसको मैं पार्टीशन करूंगी, ठीक है। पार्टीशनिंग दो तरह से हो सकती है। मैं अपने नंबर को 243 को इस तरह से भी पार्टीशन कर सकती हूँ, और मैं चाहूँ तो 243 को ऐसे भी पार्टीशन कर सकती हूँ, ठीक है। यानी मैंने अपने नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। जो पहला हिस्सा है वो आपका कहलाता है स्टेम, और जो दूसरा हिस्सा है वो आपका कहलाता है लीफ। इस सूरत में 2 मेरा स्टेम है और 43 मेरा लीफ है। और अगर मैं इस नंबर को इस तरह से पार्टीशन करूं तो 24 मेरा स्टेम है और 3 मेरा लीफ है, ठीक है। नाउ इट्स डिपेंड ऑन द डाटा। लेट्स सपोज अगर फॉर एग्जांपल सारा डाटा आपके पास जो मौजूद है वो 222, 243, ठीक है, 273, 243, इस तरह सारा डाटा मौजूद है, ठीक है। लेट्स सपोज 289, यानी 200 की रेंज में है सारा का सारा डाटा। कोई भी डिजिट जो है, पहला डिजिट सबका 2 है। तो अब मुझे बताएं कि हम क्या करते हैं कि पहले हम अपना कॉलम जो बनाते हैं वो अपना कॉलम स्टेम का बनाते हैं, इसमें सारे स्टेम लिखते हैं, और फिर हम अपने सारे लीफ लिखते हैं। तो मुझे बताएं कि मुझे इस तरह से पार्टीशनिंग करनी चाहिए या फिर मुझे इस तरह से पार्टीशनिंग करनी चाहिए। क्या मुझे पहले डिजिट को अपना स्टेम लेना चाहिए या पहले 2 डिजिट्स को अपना स्टेम लेना चाहिए? जी, मैम कुछ सिर्फ पहले का। I think first. नहीं, हम पहले डिजिट को अपना स्टेम नहीं लेंगे। अगर मैं अपने पहले डिजिट को स्टेम लूंगी तो मुझे फिर अपनी जो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है उसको बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबका पहला डिजिट क्या है आपका? 2 है। सबका पहला डिजिट 2 है। तो क्या होगा जब मैं 2 लिखूंगी यहाँ पे, तो 22 भी इसके सामने आ जाएगा लीफ, 73 भी इसके सामने आ जाएगा, 43 भी इसके सामने आ जाएगा, 89 भी इसके सामने आ जाएगा। तो डिस्प्ले बनाने का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मैंने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है ना, जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, डिस्ट्रीब्यूट करना है डाटा को। तो मैं क्या करूंगी कि मुझे वेरिएशन पहले डिजिट में नजर नहीं आ रही, बल्कि वेरिएशन किसमें है? फर्स्ट 2 डिजिट्स में वेरिएशन है। नजर आ रहा है? 22 भी है, 23 भी हो सकता है, 237 हो गया, तो क्या हो गया आपके पास? 22 भी आपका स्टेम बनेगा। आपके स्टेम में क्या क्या आएगा? 22 आपके स्टेम में क्या आएगा? 22, 27, 24, 24 है, फिर उसके बाद 27 है, जो भी मैंने इस वक्त डाटा लिखा है 28 है। बात समझ आ रही है? तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जब मैंने लीफ लिखने हैं तो क्या होगा? पहला डाटा है 222, तो 22 के सामने मैं क्या लिख दूंगी? 2। 23 के सामने मैं क्या लिख दूंगी? 7। 24 के सामने क्या लिख दूंगी? 3। ठीक है। 27 के Yes. सामने भी मैं क्या लिख दूंगी? 3। 28 के सामने क्या लिख दूंगी? 9। ये तो मैंने सिंपली एक छोटा सा डाटा आपके लिए लिया है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड आपने क्या करना है यहाँ पे, ये आप लोगों ने किस तरीके से अपने डाटा की पार्टीशनिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे अब एग्जांपल हम ये लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये तो 2 डिजिट्स का ही डाटा है, तो डेफिनेटली इसकी पार्टीशनिंग कैसे होगी कि जो पहला डिजिट है वो आपका स्टेम बन जाएगा और जो दूसरा डिजिट है वो आपका लीफ बन जाएगा। सो अब आप यहाँ पे देखें कि फर्स्ट डिजिट में आपको वेरिएशन क्या क्या नजर आ रही है। स्टेम आपका लीडिंग डिजिट कहलाता है और जो लीफ है वो आपका ट्रेलिंग डिजिट कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखें क्या क्या वेरिएशन है। यहाँ पर आपको 1 भी नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको 2 भी नजर आ रहा है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। ये सारे के सारे आपने स्टेम जो है वो कॉलम बना के लिख देना और अगला कॉलम आपका लीफ का बन जाएगा। उसमें आप देखें कि फर्स्ट डिजिट अब आपने चलना किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको जो है वो टेलीमार्क्स का प्रोसेस करवाया था। अब आप देखिए फर्स्ट डिजिट क्या है आपका? 48। इसको आप सर्कल कर लें या क्रॉस कर दें। 48 है तो इस मींस के 4 के सामने आपने क्या लिखना है? 8।
31 है तो 3 के सामने आपने क्या लिखना है 1, 54 है तो 5 के सामने आपने क्या लिखना है 4। इस तरीके से आपने सारा डेटा रो वाइज एंटर कर देना है। इनके दरमियान में आपने कोई कॉमा नहीं डालना, बल्कि आपने नेक्स्ट लीफ लिखने के लिए आपको बीच में थोड़ी सी गैप देनी है। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बन जाएगा। यानी अभी हम इस डेटा को देख के बता सकते हैं कि हमारे जो आपका डेटा है जो कि 10 की फैमिली का है, ठीक है, वो कौन सा है, वो 2 डिजिट्स है 18 और 12। 2 वाली फैमिली जो आपकी फैमिली कहलाती है ना, 20 वाली फैमिली जो है आपकी 20 की फैमिली में आपके 3 डिजिट्स हैं जो कि 29, 26 और 27 है। ठीक है, इसी तरीके से जो 30 की फैमिली है उसके अंदर आपके 31, 37, 9, 39। तो इस तरीके से देखें कि जो डाटा पहला आपका पढ़ा हुआ था, इस तरीके से रॉ फॉर्म के अंदर पढ़ा हुआ था, तो अब जब हमने स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बना लिया तो इट इज लिटिल बिट मोर, समझ लें कि थोड़ा अंडरस्टैंडेबल भी हो गया है और ज्यादा बेहतर हो गया है। हम इसको थोड़ा सा इसको कंपोज फॉर्म में जो है वो ले आए हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इनको अरेंज कर दूं, लेट सपोज अगला कॉलम अगर मैं इसको लेट सपोज अरेंज कर देती हूँ, ऑर्डर्ड कर देती हूँ, बल्कि मैं इसको ऑर्डर लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको ऑर्डर कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी एरे बन जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लीफ तो मुझे पता है 8 और 2 है, तो मैं इसको 2 और 8 भी लिख सकती हूँ, मैं इसको 6, 7, 9 लिख सकती हूँ, डेटा में तो कोई फर्क नहीं आ रहा ना। ठीक है, 0, 1, 5, 7, 9 लिख सकती हूँ। तो क्या होगा कि डेटा ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, 12, 18, 26, 27, 29, 30, 31 हो गया ना। ठीक है, तो आपने यस। अपने लीफ को क्या कर दिया है, आपने अपने लीफ को ऑर्डर कर दिया है। तो डेटा जो है वो एरे के अंदर भी इस तरीके से आ सकता है। To get the array, we associate the leaf in order of the size with the stem। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपने कर दिया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपका डाटा है, एनुअल डेथ रेट्स का डाटा है, जो मैंने पहले आप लोगों का लिया था शुरू में, अगर आपको याद हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, 1 डेसिमल प्लेस का डाटा था। तो उसने क्या किया कि उसको 1 डेसिमल प्लेस पे ये जो पहली 3.9, 4.6, 4.6, ये सारा आपका डाटा था जो मैंने कल आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी, जिसमें आपने इंटरवल 1 का रखा था। तो यहाँ पर देखिए कि उसने जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट है उसको अपना स्टेम ले लिया है, और जो पॉइंट के बाद वाला डिजिट है उसको अपना क्या ले लिया है, लीफ ले लिया है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे ये सारे जो सारे लीव्स हैं डालने के बाद उसने उसको अरेंज किया हुआ है, ऑर्डर्ड किया हुआ है। तो आप पहले लीफ वैसे ही बनाएंगे, ऑर्डर्ड बाद में होगा। ये तो ये उसने ऑर्डर्ड वाला कॉलम जो है वो आपको दे दिया है। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो आज आप लोगों ने स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बनाने की भी कोशिश करनी है। जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं उसके अंदर स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें देखें स्टेम, मेक अ स्टेम एंड लीफ टेबल, ये देखें सारे के सारे। अब इसमें क्या होगा, लीफ कौन कौन से बनेंगे, जो पॉइंट से पहले वाले हैं उनको आप लीफ ले लें। ठीक है, उसमें वेरिएशन आपको नजर आ रही है ना। यस। तो आप अपना लीफ कहाँ से स्टार्ट लेंगे, मिनिमम लीफ आपका क्या है 8, आई थिंक सो, यस। तो आप स्टार्ट कहाँ से लेंगे, यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम 8। 08, 09 लिख सकती हूँ मैं, 10, 11, 12, 13 जितने भी आ रहे हैं, और उसके सामने फिर टेली मार्क्स के प्रोसेस के जरिए ही आप यहाँ पे अपने लीव्स को डाल देंगे। ठीक है, क्लियर? ओके मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसमें देखें अगर मैं आपको स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बनाने के लिए देती हूँ तो आप अपने फर्स्ट डिजिट को अपना लीफ स्टेम रखेंगे या फर्स्ट 2 डिजिट्स को अपना स्टेम रखेंगे? मैम फर्स्ट 2 डिजिट। यस, फर्स्ट 2 डिजिट को अपना स्टेम रखेंगे, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि सिर्फ एक वेरिएबल आपको नजर आ रहा है कि जो कि 1 में जा रहा है, बाकी सारे के सारे 2 में है। तो अगर मैं यहाँ से पार्टीशनिंग करती हूँ तो 2 के सामने ही सारे आ जाएंगे। तो वेरिएशन क्या होगी, 19, 20, 21, 22, जो जो आपके पास है वो सारे आप वन से टाइम लिखेंगे और स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बनाए। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, आसान सा है और इंटरेस्टिंग काम है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोगों का यस ओके, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। तो अब देखें ये जो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं है, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा विच इज ओ गिव, जो मैंने लेस देन टाइप। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ही ग्राफ है। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी
सी डिस्ट्रीब्यूशन का। The polygon is again a many sided closed figure. तो along x axis यहाँ पर जो होता है वो मिड पॉइंट्स प्लॉट होते हैं और along y axis आपकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है। सो along x axis आपने मिड पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उनको प्लॉट कर लेना है और फिर उनको स्ट्रेट लाइन की मदद से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हिस्टोग्राम, इसी से मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये हिस्टोग्राम आपका बना हुआ है, इसी पे मैं आपको देखिए, अगर मैं पॉलीगॉन, ये हिस्टोग्राम जो है ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। ये मिड पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, लेकिन अगर मैं इसी को जो है वो पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा कि इन मिड पॉइंट, डेफिनेटली मिड पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी प्लॉट होगी। इनको मैंने स्ट्रेट लाइन की मदद से मिड पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये आपकी, ये देखें, ये पॉलीगॉन बन जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, सेंटर से, मिड पॉइंट से आपने इसको ज्वाइन कर देना है। सॉरी, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें अगर कि पहली वाली जो क्लास का मिड पॉइंट था वो 114.5 था और उसके सामने फ्रीक्वेंसी 1 थी। ये हवा में है, ठीक है, इट्स नॉट द क्लोज्ड फिगर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मीन, पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर। यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इसे क्लोज करना है, ना ये इधर से क्लोज है ना ये इधर से क्लोज है। तो मैं क्या करूंगी कि मैं इससे पिछली क्लास की इंटरवल खुद, मिड पॉइंट खुद बनाऊंगी। अब मुझे बताएं कि अगर ये 114.5 है तो इससे पिछली क्लास का मिड पॉइंट क्या होगा। ये 124.5 है, ये 134.5 है, तो इससे पिछली क्लास का मिड पॉइंट कितना होगा, 104.5 ना, ठीक है। और इससे अगली क्लास का जो मिड पॉइंट है वो कितना होगा, 224.5, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी कि मैंने एक पिछली क्लास और एक आखिरी जो क्लास से अगली क्लास खुद मैंने डिटरमिन की और उसके सामने मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है, 0, डेफिनेटली एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इस क्लास की, 0। तो मैंने इस पॉइंट को इस मिड पॉइंट से लाके क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने जो अगली क्लास खुद डिटरमिन की है, डेफिनेटली उसके सामने कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, 0 है, तो यहाँ पर भी अगले वाले मिड पॉइंट से आपने लाके इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या हो गया, इट्स अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है और इट्स अ मेनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। क्लियर कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनेगा। तो हमने जो ग्राफ्स देखे हैं उसके अंदर हमने ओगिव देखा जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ था। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को जो है वो हिस्टोग्राम बताया जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, लॉन्ग वाई एक्सिस आपकी फ्रीक्वेंसी है। और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को जो है वो फ्रीक्वेंसी स्टेम लीव डिस्प्ले, ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ही ग्राफ है, उसकी डिस्प्ले है। और फिर जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो भी आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ही ग्राफ है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, ओके। सो ये कुछ आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। क्लास है आप लोगों की, या मैं ये बस लेक्चर कंप्लीट कर दूं, थोड़ा सा रह गया। मैम आज के लिए काफी है, क्लास है वैसे भी। ओके, चलें ठीक है, कल फिर इंशाल्लाह आगे से कंटिन्यू करेंगे। और कल मैं आप लोगों को सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स बताऊंगी और आप लोगों ने आज इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को और आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।